अनुराग अरोड़ा, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिबरेलिंस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में अगला टॉपिक हमारा गिबरेलिंस। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। गिबरेलिंस देखिए, जो गिबरेलिंस हॉर्मोन्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी डिस्कवरी के लिए। देखिए एशिया में पहले से ही एक डिजीज नोन था। पूरे एशिया में पहले से एक राइस का डिजीज होता था जिसे कहते थे हम बकेन डिजीज इन जैपनीज। उस डिजीज को जैपनीज में कहा गया बकेन डिजीज, एंड इट इज कॉल्ड एज मेनली फूलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। क्या डिजीज का नेम था, नोट कर लीजिए, फूलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस और द बकेन डिजीज इन जैपनीज। इस डिजीज में होता क्या था, राइस सीडलिंग जो थे इतने लेंथ वाइज इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते थे कि वो अपना वेट ही नहीं संभाल पाते थे ग्रेन्स का और ख़त्म हो जाते थे। समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करते थे, हाइट बहुत ज़्यादा राइस सीडलिंग की हो जाती थी कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे वेट की वजह से ही। दे गेट ओवरटोट, दे गेट डाइड। तो इसीलिए कहा गया फूलिश सीडलिंग डिजीज कि राइस सीडलिंग फूलिशली ग्रो कर रहे हैं, फूलिशली वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ये था एशिया में डिजीज। अब इसकी मिस्ट्री कैसे सोल्व हुई देखिए। जापानीज साइंटिस्ट था कुरोसावा। 1925 में क्या हुआ, जापानीज साइंटिस्ट कुरोसावा उसने ये हाइपोथेसिस दी। उसने सोचा हाँ एक चीज और ये पता चल चुका था, ये जो डिसीज है ये एक फंगस की वजह से हो रहा है, विच इज गिब्रेला फ्यूजिकराई, विच इज गिब्रेला फ्यूजिकराई। द फंगस इज गिब्रेला फ्यूजिकराई, गिब्रेला फ्यूजिकराई। ठीक है, फूलिश सीडलिंग डिजीज है, ये फंगस है जो इस डिजीज को क्यूज कर रहा है, गिब्रेला फ्यूजिकराई। इतना पता था। तो कुरोसावा साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ये जो फंगस है ये जरूर कोई ऐसा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो फंगस है ये ऐसा कुछ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है जो उसकी ग्रोथ को ओवर स्टिमुलेट करता है। समझ रहे हैं, ये फंगस कोई ऐसा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है जो कि राइस सीडलिंग की ग्रोथ को ओवर स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, ये डायग्राम इसका नहीं है, ये नेक्स्ट पार्ट में अभी हम आएंगे। ये जो सीड दिखाया है, ठीक है, अभी आप इस पे फोकस मत करना। ठीक है, तो उसने हाइपोथेसिस दी कि राइस गिब्रेला फ्यूजिकराई कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है जो कि उसकी ग्रोथ को ओवर स्टिमुलेट करता है। अब कुरोसावा ने करा क्या, उसने उस फंगस को एक्सट्रैक्ट करा और लिक्विड मीडिया में ग्रो करवाया। उसने फंगस को एक्सट्रैक्ट करा और लिक्विड मीडिया में ग्रो करवाया। नोट कर लीजिए चाहे ये स्टेप, फंगस को ग्रो करवा दिया लिक्विड मीडिया में। अब वो मॉलिक्यूल आ चुका होगा, जो फंगस ने मॉलिक्यूल बनाया है वो कहाँ पर आ गया, उस लिक्विड मीडिया में। फिर उसने उसे फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने से मतलब फंगस अलग हो गया और जो लिक्विड मॉलिक्यूल से पूरा एक्सट्रैक्ट था वो अलग आ गया। फिर उसने हीट भी करा। हीट क्यों करा, ताकि फंगस को किल कर सके अगर कुछ फंगस रिमेनिंग रह भी गई है। वैसे तो फिल्टर से ही फंगस को अलग कर लिया, पर कोई फंगस रिमेनिंग रह भी गई है फिल्ट्रेट में तो हीट किल कर दिया। अब उसने देखा ये जो हीटेड वाला फिल्ट्रेट, जो हीट किलिंग के बाद भी जो फिल्ट्रेट बचता है, कि वो अगर राइस सीडलिंग पे अप्लाई करा जाए, अगर वो फिल्ट्रेट राइस सीडलिंग पे अप्लाई करा जाए, स्टिल इट इज कैपेबल ऑफ क्योजिंग द ग्रोथ ऑफ राइस सीडलिंग। समझ रहे हैं कि फंगस उसमें से खत्म हो चुकी है, सिर्फ फिल्ट्रेट बचा है। उस फिल्ट्रेट को अगर राइस सीडलिंग पे अप्लाई कर दिया जाए तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है राइस सीडलिंग की। ठीक है, तो क्योंकि वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और अगर ऐसा फिल्ट्रेट लिया जाए नॉर्मल जिसे फंगस नहीं थी तो कुछ असर नहीं होता, लेकिन फंगस वाला जो फिल्ट्रेट लिया गया बाद में जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें वो राइस सीडलिंग्स की ग्रोथ करवा सकता है। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई इस केमिकल सब्सटेंस की, और कुरोसावा ने उसको नाम दिया गिब्रेलिन। कुरोसावा ने ओब्वियसली इसको नाम दिया गिब्रेलिन। कुरोसावा ने इसको नाम दिया गिब्रेलिन। इस तरह से डिस्कवरी हुई, बाद में केमिकल कैरेक्टराइजेशन हुआ और कुरोसावा ने उसको तब नाम दिया था गिब्रेलिन, क्योंकि फंगस थी गिब्रेला फ्यूजिकराई। उस बहुत ज़्यादा फंगस में ये फंगस बहुत ऐसी फंगस है जो गिब्रेलिन को प्रोड्यूस करती है। बाद में ये प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट करा गया और हमें पता चले गिब्रेलिन जैसे हॉर्मोन्स होते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए आज प्रेजेंट टाइम में 100 से भी ज़्यादा गिब्रेलिन्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। 100 से भी ज़्यादा गिब्रेलिन्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं अलग अलग प्लांट से। एक प्लांट में इतने गिब्रेलिन्स नहीं है, देयर नंबर इज लिमिटेड। एक प्लांट के अंदर इतने गिब्रेलिन्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल 100 से भी अलग अलग तरह के गिब्रेलिन्स प्लांट से एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमन गिब्रेलिन इज फाउंड इन प्लांट्स इन GA3 और द गिब्रेलिक एसिड
acid, Ga3 or the gibberellic acid. This is the most common gibberellin, Ga3 और the gibberellic acid. एसिड क्यों, देखिए जो गिब्रेलिन है ना सारे एसिडिक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इनका एक कॉम्प्लेक्स ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। गिब्रेलिन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स सा, काफी रिंग्स होती है, और एक COH ग्रुप जरूर होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इनका फीचर है, इनका स्ट्रक्चरल फीचर है। सो दे आर ऑल आर एसिडिक इन नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इनकी रिंग में होता है, ठीक है। गिब्रेलिन्स एसिडिक इन नेचर। और गिब्रेलिन्स की बात करी जाए तो वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट, एक फैमिली है टर्पिनोइड्स, एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो इनका केमिकली नेचर टर्पिनोइड जैसा है, वो मैंने बता दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इनके पास है, ठीक है। इतना बहुत है, गिब्रेलिन्स का समझ आ गया। और ये इलोंगेशन तो कराती है स्टेम की, हम देख चुके, आगे फिर देखेंगे। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पर, हम आते हैं, ये जो फर्स्ट है सीड जर्मिनेशन, अब हम इसके कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। क्या इफेक्ट्स है गिब्रेलिन्स के प्लांट ग्रोथ पर। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीड जर्मिनेशन। देखिए ये मैंने एक सीड दिखाया है, ये इसका एम्ब्रियो है, ये है स्क्यूटेलम, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका कोटिलाइडन है, यानी मोनोकोट में जो कोटिलाइडन होता है दैट इज स्क्यूटेलम। ये एम्ब्रियो है, ये स्क्यूटेलम है, ये एंडोस्पर्म है, ये है एलुरीन लेयर विच इज रिच इन प्रोटीन्स। एलुरीन लेयर जो प्रोटीनिशियस लेयर होती है, ये हमने सीड दिखाया है। तो देखिए सीड जर्मिनेशन में गिब्रेलिन्स का क्या रोल होता है, जब सीड के अंदर वाटर का इम्बाइबेशन होता है, वाटर को मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने सरफेस से अंदर ले लेता है, जैसे ही सीड के अंदर वाटर का इम्बाइबेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या होता है, जो एम्ब्रियो है ना, ये देखिए ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो गिब्रेलिन्स प्रोड्यूस करने लग जाता है। एम्ब्रियो क्या प्रोड्यूस करता है, एम्ब्रियो प्रोड्यूसेस द गिब्रेलिन्स, एम्ब्रियो प्रोड्यूसेस द गिब्रेलिन्स। और इस गिब्रेलिन्स के रिस्पॉन्स में अब क्या होता है, ये जो गिब्रेलिन्स प्रोड्यूस हुए, इस गिब्रेलिन के रिस्पॉन्स में क्या है, जो एलुरीन लेयर है ना, जो एलुरीन लेयर है, ये प्रोटीनेशियस लेयर, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करने लग जाती है, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करने लग जाती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो इस एंडोस्पर्म के न्यूट्रिएंट्स को तोड़ेंगे। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम एलुरीन लेयर जो प्रोड्यूस करती है दैट इज अल्फा अमाइलेज, अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज। अमाइलेज आपको पता है जहां भी आ जाए, अमाइलेज इज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये स्टार्च को, स्टार्च विच इज ए जो एक स्टोर्ड फूड है जो यूज नहीं हो सकता डायरेक्टली, स्टार्च को वो किस में कन्वर्ट कर देगी, शुगर में, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हैं। एम्ब्रियो ने प्रोड्यूस करा गिब्रेलिन, एम्ब्रियो ने प्रोड्यूस किया गिब्रेलिन, गिब्रेलिन एक्ट ऑन द एलुरीन लेयर, एलुरीन लेयर एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जैसे कि अमाइलेज। तो इस एंजाइम से क्या होगा, जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होगी, मोबिलाइज होगी, फूड रिजर्व, और बहुत सारे जो फूड रिजर्व है पूरे एंडोस्पर्म के वो मोबिलाइज हो जाएंगे, वो मोबिलाइज हुए, शुगर बन गई। अब ये शुगर एज ए एनर्जी सोर्स यूज होगा एम्ब्रियो से, और एम्ब्रियो ग्रो कर जाएगा, ये रेडिकल हो गया, प्लीम्यूल हो गया, एम्ब्रियो की ग्रोथ हो जाएगी, सीड जर्मिनेशन हो जाएगा। तो क्लियर है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए एम्ब्रियो ने वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ ही प्रोड्यूस करा गिब्रेलिन, इसने एलुरीन लेयर पे एक्ट करा, उसने अल्फा अमाइलेज प्रोड्यूस करा, न्यूट्रिएंट रिजर्व मोबिलाइज हो गए, तो उससे शुगर बनी, शुगर उसकी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज हो गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। इसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से देखिए इसको एक्सप्लॉइट करा जाता है कमर्शियली। इस कंसेप्ट का कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है, कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है इसका, देखिए जो ब्रीविंग इंडस्ट्री है ना, ये बियर ब्रीवरीज में यूज होता है, बियर ब्रीवरीज में गिब्रेलिन्स यूज करे जाते हैं। जब बियर बनानी है ना बार्ले से, बार्ले से जब अल्कोहलिक ड्रिंक बनानी है, तो देखिए उसके सीड्स हैं, सीड्स को फर्मेंट कराना है, पहले भी कभी बताई है वीडियोस में हमने कि अल्टीमेटली अल्कोहल जब बनवाना है तो शुगर चाहिए, एक ग्लूकोज का सोर्स चाहिए, अच्छा ग्लूकोज चाहिए जो फर्मेंट होकर अल्कोहल बनाएगा, वो शुगर जो हमें चाहिए। लेकिन जो सीड्स है बार्ले के, वहाँ पे तो स्टार्च या रिजर्व जो भी है वो मतलब कि स्टोर्ड फॉर्म में है ना, तो वहाँ पे जब जिब्रेलिन्स लगाया जाता है तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है, जो माल्टिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं माल्टिंग।
माल्टिंग क्या है, मतलब कि जो उसका स्टार्च है, स्टार्च का टूटना, स्टार्च का ब्रेकडाउन टू गिव द शुगर। तो समझ रहे, ब्रीवरी में, वाइन प्रोडक्शन में इसको यूज करा जाता है। बार्ले सीड्स है, गिबरेलिंस डालें, वो जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाँ, माल्टिंग इज ब्रेकडाउन ऑफ एंडोस्पर्म को, माल्टिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है गिबरेलिन। ज़्यादा शुगर बनेगी, ज़्यादा शुगर तो उसे फर्मेंट करके अल्कोहल बना लिया जाता है। ये थी इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन इस कॉन्सेप्ट की। क्लियर है ये चीज़? ये चाहे तो नोट कर लीजिए आप फिगर, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में लिखना ही है। एग्जाम में पूछी जाती है कि गिबरेलिंस क्या करवाता है, सीड जर्मिनेशन कौन सा हार्मोन कराता है, कैसे करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट था सीड जर्मिनेशन में इसका रोल। सेकंड जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट गिबरेलिन का है, दैट इज फ्रूट ग्रोथ, दैट इज फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट ग्रोथ में इसका क्या रोल है, देखिए, ऑक्सिन जिब्रेलिन्स दोनों चाहिए होते हैं फ्रूट की ग्रोथ के लिए। ऑक्सिन्स एंड द गिब्रेलिन्स बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर फ्रूट ग्रोथ। ऑक्सिन्स एंड गिब्रेलिन्स बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्रूट ग्रोथ। दरअसल क्या होता है, गिब्रेलिन्स जो है फ्रूट का साइज इंक्रीज करवा देता है। गिब्रेलिन्स जो है फ्रूट का साइज इंक्रीज करा देता है। ऑक्सिन्स में भी बात करी थी कि यहाँ भी वही चीज़ है, गिब्रेलिन्स ऑक्सिन। जब सीड बनते हैं ना, तो सीड जब बनते हैं वो ऑक्सिन भी रिलीज करते हैं और गिब्रेलिन भी रिलीज करते हैं, जिससे कि फ्रूट की डेवलपमेंट प्रॉपर होए। और गिब्रेलिन की खास बात है, ये फ्रूट का साइज इंक्रीज करवा देते हैं, ये फ्रूट का साइज इंक्रीज करवा देते हैं। तो यहीं से इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन है। ग्रेप्स में ये यूज करा जाता है, ग्रेप्स में गिब्रेलिन स्प्रे करी जाती है। गिब्रेलिन्स आर यूज्ड ग्रेप वाइन के लिए, ग्रेप्स प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि जब इसे हम ग्रेप्स में अप्लाई करेंगे ना, जब हम इसे ग्रेप में अप्लाई करेंगे तो देखिए जो ग्रेप का बंच है उसकी वो जो इंटरनोड है जिस पे ग्रेप्स बने हैं, एक तो वो इंटरनोड लंबी हो जाएगी, वो इंटरनोड लंबी हो जाएगी, और जो ग्रेप्स है उनका साइज भी बढ़ जाएगा। ग्रेप्स का साइज बढ़ गया, इंटरनोड, क्योंकि गिब्रेलिन्स इलोंगेशन कराता है तो इंटरनोड भी इलोंगेट हो गई, इनका साइज भी बढ़ गया फ्रूट का। कमर्शियल हम भी क्या चाहते हैं, ग्रेप का साइज बड़ा होना चाहिए, सीड ना हो उसमें, और खाने में साइज फ्रूट का फ्लैशी हो, अच्छा हो, वही हमें चाहिए, साइज ज़्यादा है। और इंटरनोड लंबा होने से फ़ायदा क्या है कि जो ग्रेप्स है उनके बीच स्पेस आ गया, स्पेस आ गया तो यहाँ जो स्पेस है उससे एयर पास हो जाएगी, प्रॉपर एरेशन होएगा, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। तो क्या है, ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमिडिटी, ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि माइक्रोब्स ना ग्रो करें, फंगस माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। इंटरनोड लंबा हो गया, ग्रेप्स का साइज भी अच्छा है, स्पेस भी है, तो प्रॉपर एयर पास हो सकती है, तो उससे माइक्रोब्स अटैक का खतरा कम है, इसलिए ये फ़ायदा है। तो गिब्रेलिन्स का कमर्शियल एप्लीकेशन है, फ्रूट का साइज इंक्रीज कराते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी यही है, फ्रूट की डेवलपमेंट कराते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, साइज इंक्रीज हो जाता है फ्रूट का। थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन है, ये कर लीजिए, नोट नहीं करा तो अभी तक ये सब। थर्ड जो इसका एप्लीकेशन है वो है जो हम देख ही चुके हैं वैसे, स्टेम की इलोंगेशन करवाना, राइस सीडलिंग में हम देख ही चुके हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी अगर ड्वार्फ वैरायटी ली जाए, ड्वार्फ वैरायटी, जैसे आपने बहुत बार जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, वाइल्ड वैरायटी होती है जो कि टोल है ना, जो कि टोल है वो वाइल्ड वैरायटी। एक ड्वार्फ वैरायटी होती है, छोटे हाइट वाला, बड़ी हाइट वाला, है ना। ड्वार्फ म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, किसी वजह से ड्वार्फ वैरायटी हो सकती है। तो ड्वार्फ वैरायटी पर अगर गिब्रेलिन्स लगा दिए जाए तो उनकी टोल भी बड़ी हो, उनकी हाइट भी बड़ी हो जाती है। ड्वार्फ वैरायटी जो जेनेटिक्स की वजह से या किसी वजह से छोटे थे वो भी टोल हो जाते हैं गिब्रेलिन्स के इफेक्ट में। लेकिन अगर हम टोल वाइल्ड वैरायटी पर गिब्रेलिन्स लगाए, अगर हम वाइल्ड वैरायटी पर गिब्रेलिन लगाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो कोई इफेक्ट नहीं होता। टोल वैरायटी को और गिब्रेलिन दे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको जितना ऑप्टिमल हार्मोन चाहिए, टोल वाले को जितना हार्मोन चाहिए था गिब्रेलिन्स उतना बन रहा है, अब उससे ज़्यादा लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, उसको कमी नहीं थी गिब्रेलिन की। लेकिन ड्वार्फ वाला ड्वार्फ क्यों था? क्योंकि उसमें जेनेटिकली प्रोग्राम था कि गिब्रेलिन कम बनेगा। अब बाहर से गिब्रेलिन डाल दिया तो उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो ड्वार्फ वैरायटी जो ड्वार्फ म्यूटेंट है, अगर उस पर गिब्रेलिन्स लगाए जाए तो उनकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, एक फोर्थ एप्लीकेशन और द लास्ट एप्लीकेशन जो इसी से मिलती जुलती ही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, इसकी एप्लीकेशन है, दैट इज बोल्टिंग, दैट इज बोल्टिंग, दैट इज बोल्टिंग। देखिए बोल्टिंग क्या होता है, कई प्लांट्स में जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ना तो वो रोजेट फॉर्म में होता है, वो रोजेट फॉर्म में होता है, ऐसे रोजेट फॉर्म। रोजेट मतलब एक गुच्छा,
कि उसकी हाइट नहीं बढ़ती, लेटरल ग्रोथ हो जाती है ऐसे बंच में, ऐसे एक बंच में, रोजेट फॉर्म इस तरह से। दिस इज रोजेट फॉर्म, मतलब इसकी जो ये है स्टिक है, इंटरनोड इलोंगेट नहीं करती, लेटरल ग्रोथ होती है। कैबेज वगैरह में, कॉलीफ्लावर में आपने देखा होगा लेटरल ग्रोथ हो रही है सिर्फ, इसको कहते हैं रोजेट। वेजिटेटिव फेज में वो रोजेट हैबिट होती है। पर जब उन्होंने फ्लावरिंग करनी होती है ना, जब फ्लावरिंग फेस आना है, तो इंटरनोड अपने आप एकदम बहुत ज़्यादा इलोंगेट कर जाती है, बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाती है। अभी रोजेट था वो, लेकिन अब इंटरनोड इलोंगेट कर गई बहुत ज़्यादा। तो ये जो सडन जो इंटरनोड का इलोंगेशन है प्रियर टू फ्लावरिंग, दिस इज बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या है, लिख लीजिए, इंक्रीज इन द इंटरनोड लेंथ। इंटरनोड लेंथ में जो इंक्रीज है, इंटरनोड लेंथ में जो इंक्रीज है प्रियर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले, दैट इज नोन एज बोल्टिंग, दैट इज नोन एज बोल्टिंग। और बोल्टिंग के बाद अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा, फ्लावरिंग, वहाँ पे फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। दिस इज बोल्टिंग। तो बोल्टिंग भी क्यों होती है, गिबरेलिंस की वजह से। गिबरेलिंस, उस टाइम गिबरेलिन हार्मोन्स का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो बोल्टिंग हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ से भी कमर्शियल एप्लीकेशन कुछ हो सकती है, आई कभी बुक्स में बताया नहीं कि बोल्टिंग करवानी हो, फ्लावरिंग जल्दी करवानी तो गिबरेलिन सप्लाई कर दीजिए। समझ गए, रोजेट हैबिट थी, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव फेस आएगा, फ्लावरिंग आएगी, इंटरनोड इलोंगेट हो जाएगी, दिस इज बोल्टिंग। बोल्टिंग को भी कौन करवाते हैं, गिबरेलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग। तो 4 फिजियोलॉजी की रिवाइज कर लेते हैं। किसने करा, कुरोसावा ने डिस्कवर करा गिब्रेला फ्यूजिकुराई के एक्सट्रैक्ट से, ठीक है। फिजियोलॉजी के 4 थे, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, फ्रूट की ग्रोथ करवाता है, स्टेम इलोंगेशन कराता है, बोल्टिंग करवाता है। दिस वाज ऑल। आपको वीडियो पसंद, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए, टाटा, सायोनारा। जापानीज पढ़ा था ना, जापानीज, सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।